वेलकम स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है संगणन बहुलीकरण। तो कल हमने पढ़ा था संगणन बहुलीकरण क्या होता है कि जब दो भिन्न भिन्न एकलक इकाइयां परस्पर संयोग करके परस्पर क्या करेगी, संयोग करेगी और परस्पर संयोग करके संगणन बहुलक बनाती है। क्या बनाती है? संगणन बहुलक बनाती है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? संगणन बहुलीकरण कहते हैं। तो कल हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ा कि संगणन बहुलक के अंदर भाग लेने वाली इकाइयां समान भी हो सकती है, या वो इकाई क्या हो सकती है, भिन्न भिन्न भी हो सकती है। और इन इकाइयों के परस्पर संयोग होने से, या ये जो एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती है, तो ये कुछ अणु जैसे H2O, HCl, अमोनिया एंड एल्कोहल आदि अणुओं का क्या करती है? निष्कासन कर देती है। कि जो भी संगणन बहुलीकरण के अंदर जब दो या दो से अधिक भिन्न एकलक इकाइयां आपस में संयोग करके संगणन बहुलक बनाती है, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संगणन पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और जब ये एकलक इकाइयां आपस में संयोग करती है तो जल के अणु या HCl या अमोनिया या एल्कोहल आदि अणुओं का क्या करती है? निष्कासन करती है। इसका कल हमने एग्जाम्पल पढ़ा, आज हम पुनः दूसरा एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। जैसे अपने पास में क्या है? नाइलॉन 66 है। क्या अपने पास नाइलॉन 66? तो आप जानते हैं नाइलॉन 66 में दो प्रकार की एकलक इकाइयां होती है। वो दो एकलक इकाइयां कौन कौन सी होती है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले होता है अपने पास हेक्सामेथिलीन। क्या होता है? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। और प्लस में क्या होता है? प्लस में होता है एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड होता है, तो एडिपिक अम्ल और एकलक इकाई क्या अपने पास? हेक्सामेथिल डाइएमीन। तो हम इसके एकलक को देखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है NH2। क्या होता है? NH2 CH2 की मोल 6 NH2। तो ये होगी N एकलक इकाई, प्लस में क्या होता है? COH CH2 की होल 4 क्या होता है? COH। तो इन एकलक इकाइयों को परस्पर हम क्या करवाते हैं? संयोग करवाते हैं, और इनका क्या होता है? बहुलीकरण होता है। क्या होता है इनका? बहुलीकरण। तो जैसे इन एकलक इकाइयों का बहुलीकरण होगा तो ये क्या बनाती है? देखिए, तो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा NH, C डबल बॉन्ड O क्या आता है? NH। यहाँ पे क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O। तो देखिए एकलक इकाइयों में अपने पास में क्या बचा? यहाँ पे बच गया NH, CH2 की होल 6, फिर क्या आता है? NH, C डबल बॉन्ड O, CH2 की होल 4 क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O N। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं नाइलॉन 66। क्या बोलते हैं इसको? नाइलॉन 66। तो इसको नाइलॉन 66 क्यों कहते हैं? इसके पीछे रीजन है कि इस संगणन बहुलीकरण में भाग लेने वाली हेक्सामेथिलीन डाइएमीन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। और एडिपिक एसिड के अंदर भी कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो इसलिए इस एकलक इकाई को हमने क्या नाम दिया? नाइलॉन 66 नाम देते हैं। क्लियर? अब इसका अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि डाई कार्बोक्सिलिक या डाई अल्कोहल और डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को मिलाते हैं। डाई अल्कोहल है और डाई क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और डाई अल्कोहल को मिलाते हैं। कैसे? देखिए, अपने पास में क्या है? डाई अल्कोहल है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्या है? OH
आर और क्या हो जाएगा OH। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा COH, आर क्या आएगा COH। दोनों एकल इकाइयों को मिलाएंगे तो किसका निर्माण होता है पॉलीएस्टर। जब इसका हम क्या करवा देंगे बहुलीकरण करवाएंगे। क्या करवाएंगे हम बहुलीकरण। तो आपको पता है कि यहाँ से क्या आ जाएगा H निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा OH। तो जल का अणु जैसे बाहर निकलेगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या आएगा R और यहाँ पर क्या आएगा C डबल बॉन्ड O। क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या आएगा R और क्या आएगा C डबल बॉन्ड ON। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलिएस्टर। क्या कहते हैं इसको पॉलिएस्टर। और प्लस में क्या आता है NH2, प्लस में क्या आता है NH2। तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल को मिलाने पर भी क्या बनता है संघनन बहुलीकरण होता है। तो इसका दूसरा एग्जांपल नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि जब डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल या डाई कार्बोक्सिलिक अल्कोहल को मिलाते हैं, जैसे हमने डाई अल्कोहल को मिलाया, आपके पास में क्या है डाई अल्कोहल है। तो डाई अल्कोहल को मिलाएंगे, जैसे अगर हम बात करते हैं आपके पास में क्या है OH, R क्या है OH। यहाँ से हम क्या करेंगे इस समूह को यहाँ से एक्सट्रैक्शन करेंगे तो ये किसमें बनाता है, ये बनाता है ईथर। ये क्या बनाता है ईथर बनाता है। क्या बनाता है ये ईथर। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये ईथर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है ईथर का। तो यहाँ से अगर हम R समूह लेते हैं और यहाँ पर भी क्या लेते हैं R, तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H2O बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ईथर बन जाएगा ROR और प्लस में क्या आ जाएगा NH2O। तो कहने का मतलब डाई अल्कोहल को मिलाने पर भी क्या बन जाता है ईथर बन जाता है। क्या बन जाता है ईथर। तो ये बन गया अपने पास में ईथर बन गया। क्या बन गया अपने पास ईथर। नेक्स्ट अपने पास में आता है कि डाई एमिनो अम्ल पॉलीएमाइड का निर्माण करते हैं। डाई एमिनो अम्ल, तो डाई एमिनो अम्ल का निर्माण किस प्रकार से होगा देखिए। तो डाई एमिनो अम्ल है अपने पास। तो नेक्स्ट देखिए एग्जांपल क्या है संघनन बहुलीकरण में डाई एमिनो अम्ल। तो देखिए डाई एमिनो अम्ल, तो अपने पास में है नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास डाई एमिनो अम्ल। क्या अपने पास डाई एमिनो अम्ल। तो डाई एमिनो अम्ल, तो डाई एमिनो अम्ल को मिलाने पर क्या बनता है एमाइड बनता है। किसका निर्माण होता है एमाइड का निर्माण होता है। तो देखिए एमाइड का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो एमाइड का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा एमाइड का। तो एमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, एमाइड का फॉर्मूला होता है अपने पास, जैसे एग्जांपल की बात करें आपके पास में फॉर्मूला होता है NH2 एल्किल ग्रुप क्या आता है COH। तो ये तो हो गया डाइएमिन। किस प्रकार से होगा, यहाँ पर भी क्या आएगा NH2R क्या आएगा C डबल बॉन्ड O क्या आएगा H। तो इस प्रकार दोनों एकल इकाइयों को मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा अपने पास देखिए, यहाँ से बनेगा अपने पास NH, यहाँ पर क्या आएगा R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या आएगा NH R और क्या आएगा C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से क्या बन जाता है एमाइड। क्या बन जाता है एमाइड बन जाता है। और प्लस में क्या आता है अपने पास NH2 यानी जल का अणु बाहर निकलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं संघनन बहुलीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं संघनन बहुलीकरण। अब देखिए सहबहुलीकरण के अंदर क्या होता है, इसका विन्यास होता है। तो सहबहुलीकरण के अंदर क्या होता है अपने पास ब्यूना S भी होता है और ब्यूना N भी होता है। अगर हम बात करें ब्यूना S, इसकी बात करें ब्यूना S
एंड क्या होता है, ब्यूना एन होता है। तो संलग्न बहुलीकरण के अंदर दोनों एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ब्यूना एस लेते हैं। तो ब्यूना एस के अंदर दो प्रकार की एकलक होती है। क्या होती है, 1,3 ब्यूटाडाइईन, 1,3 ब्यूटाडाइईन, और प्लस में क्या होता है, स्टाइरीन। क्या होता है, स्टाइरीन। तो इकाइयां देखिए इसकी क्या होगी, CH2CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड क्या आएगा, CH2। तो 1,3 का मतलब क्या हुआ, एक नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन क्या डबल बॉन्ड है। तो क्या बोलेंगे 1,3। ब्यूटा में कितना हो गया, 4 कार्बन, 1 2 3 और कितने हो गए, 4। तो 1,3 ब्यूटा। और डाई का मतलब 2 डबल बॉन्ड है, तो क्या लगा दिया, डाई, और क्या आ गया, इन। ठीक है। प्लस इसमें क्या मिला दिया हमने, प्लस मिला दिया स्टाइरीन। तो स्टाइरीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या आ जाएगी, बेंजीन की स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या आएगी, बेंजीन स्ट्रक्चर। तो स्टाइरीन इन दोनों को मिलाएंगे, और मिलाने से क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा अपने पास N, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 एकलक इकाई, और यहाँ पर क्या आएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 क्या आएगा, CH2, और यहाँ पर भी क्या आएगा, CH2 CH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टाइरीन, तो बेंजीन की वलय। तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूना एस। ये क्या बोलेंगे, ब्यूना एस कहेंगे, ये बन गया ब्यूना एस। तो आपको पता है कि यहाँ 1,3 ब्यूटाडाइईन के अंदर क्या होगी, कार्बन की वजह से यहाँ से फ्री हो जाती है और यहाँ पे भी फ्री हो जाती है। तो यहाँ कार्बन की वजह से कितनी रहेगी, 3 रहेगी। इसका मतलब बॉन्ड का स्थानांतरण होगा, तो कार्बन के यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो प्रथम कार्बन और लास्ट कार्बन की वजह से 3 रहेगी, क्योंकि आने वाली श्रृंखलाएं इस दिशा में भी जुड़ सकती है एकलक इकाइयां, और आने वाली इकाइयां यहाँ पर भी जुड़ सकती है, और जुड़कर क्या बना लेगी, ब्यूना एस बनाएगी। तो जितने भी कार्बन जो बीच के होते हैं, बीच वाले कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होनी चाहिए। माना अपने पास में ये कार्बन है, तो इस कार्बन की वजह से 4 होगी। कितने होंगे, 2 3 और कितने हो जाएंगे, 4। इस कार्बन की कितने, 2 3 और कितने हो जाएंगे, 4। यहाँ पे भी 2 3 और ये 4, और इस कार्बन की 2 3 और ये 4। यहाँ पे कितनी होगी, 1 2 3, और चौथी श्रृंखला क्या रहेगी, खाली रहेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूना एस कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास में क्या है, ब्यूना एन है। क्या है, ब्यूना एन। तो ब्यूना एन में क्या होती है, 1,3 ब्यूटाडाइईन। तो वही फॉर्मूला रहेगा, CH2 CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड क्या आएगा, CH2। इसको क्या बोलते हैं, 1,3 ब्यूटा क्या आएगा, डाइईन, और प्लस में क्या आ जाएगा, एक्रिलोनाइट्राइल। तो क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या आएगा, Cl। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रिलोनाइट्राइल। तो दोनों इकाइयों को मिलाएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा अपने पास क्या आएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड क्या आएगा, CH2, यहाँ पर क्या आएगा, CH2 CH, और यहाँ पर क्या आएगा, Cn। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्यूना एन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्यूना एन। तो संलग्न बहुलीकरण है, तो उसके अंदर ब्यूना एस भी आता है और ब्यूना क्या आता है, एन। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं संलग्न बहुलीकरण। क्या हो जाएगा ये, संलग्न बहुलीकरण। तो आपको याद रखना है कि जब भी किसी भी पॉलीमर का यदि बहुलीकरण होता है, तो उस कार्बन श्रृंखला में प्रथम कार्बन और लास्ट कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं होगी, बीच वाले कार्बन सभी क्या होंगे, 4 कार्बन युक्त संयोजकता में उपस्थित होते हैं। इसके बाद में है सहबहुलीकरण में एकल इकाइयों के विन्यास के आधार पर सहबहुलक 4 प्रकार के होते हैं। भी एकल इकाइयों के विन्यास के आधार पर सहबहुलक 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, एकल इकाइयों के विन्यास के आधार पर बहुलक के प्रकार। देखिए एकल इकाइयों के आधार पर सहबहुलक का विन्यास
तो देखिए सहबहुलक, सहबहुलक, सहबहुलक है वो विन्यास के आधार पर, इसके आधार पर विन्यास के आधार पर, विन्यास के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो वो 4 भाग इसके कौन कौन से होते हैं देखिए। तो सहबहुलक विन्यास के आधार पर 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले अपने पास क्या आता है? क्रम रहित। सबसे पहले क्या आता है? क्रम रहित। तो क्रम रहित का मतलब क्या है कि सहबहुलक में भाग लेने वाली, सहबहुलक में भाग लेने वाली एकलक इकाइयां क्रम रहित होती है, यानी इनका क्रम निश्चित नहीं होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं भी एकलक इकाइयां क्रम रहित किस प्रकार से होती है, जैसे अगर आपने माना कि अपने पास में ए इकाई है, फिर ए के साथ ए जुड़ गया, फिर ए आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी हो गया, फिर बी हो गया, फिर ए हो गया, तो कहने का मतलब इनमें एकल इकाइयां समान नहीं होती है। भी कहने का मतलब इनकी एकल इकाइयां हैं वो कभी भी एक साथ जुड़कर नहीं आएगी या निश्चित क्रम के अंदर नहीं आती है। 2 नंबर क्या है? ये एकल इकाइयां एकांतर क्रम में होती है। कौन से क्रम में होती है? एकांतर क्रम। तो एकांतर क्रम का क्या मतलब हुआ? एकांतर क्रम का मतलब हुआ एक को छोड़कर एक। सहबहुलक में भाग लेने वाली एकलक इकाइयां एकांतर क्रम में जुड़ी होती है। तो एकांतर क्रम कौन सा होता है देखिए सॉरी। तो एकांतर क्रम की हम बात करें, एकांतर क्रम का मतलब होता है, जैसे देखिए आपके पास में ए इकाई है, फिर क्या आ जाएगा बी, फिर क्या आएगा ए, फिर क्या आएगा बी, और ए और क्या आ जाएगा बी, ए और क्या आएगा बी, ए और क्या आएगा बी। तो कहने का मतलब इनका क्रम क्या होता है? एक निश्चित क्रम बना हुआ। कैसे? बी ए के बाद में कौन सी एक लगा रही है? बी, और बी के बाद वापस क्या आ रही है? ए के बाद फिर क्या आ रहा है? बी, और बी के बाद में वापस क्या आ रहा है? ए, और ए के बाद में क्या आएगा? बी। इसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट क्रम कहते हैं इसको, या अल्टरनेट सीरीज कहते हैं। एकांतर क्रम में ये चलता रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एकांतर क्रम कहते हैं। तीसरा अपने पास में क्या होता है? तीसरा अपने पास में होता है खंड क्रम। क्या होता है अपने पास? खंड क्रम। तो खंड क्रम का मतलब क्या हुआ? खंड क्रम का मतलब होता है कि एकल इकाइयां होती है वो एक निश्चित खंडों के अंदर डिवाइड होती है। कैसे? जैसे हम बात करें, आपके पास में एकल इकाई है ए, फिर क्या आएगी ए, फिर क्या आएगी ए, क्या आएगी ए। अब इस खंड के बाद में वापस क्या हो जाएगा? बी शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। कैसे? ये इस प्रकार से बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी। ठीक है, वापस फिर क्या शुरू हो जाएगा? ए शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक खंड बना हुआ है और उस खंड के हिसाब से क्या है? एकल इकाइयां आपस में जुड़ती रहती है। चलिए, जैसे यहाँ पर पहले एक खंड बन गया, फिर बी का बन गया, फिर ए का बन गया, इसको बोलते हैं खंड क्रम। नेक्स्ट आता है 4 नंबर कलम बहुलक। क्या आता है? कलम बहुलक। कलम बहुलक का मतलब क्या है? भी इसके अंदर एकलक इकाई है वो एक क्रम में जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? एकल इकाई क्रम के अंदर, और इन एकल इकाइयों में क्रम के साथ में, ठीक है, तो दूसरी जो शाखा होती है वो कलम या ब्रांच के रूप में होती है। कैसे होती है? कलम जो एकल इकाइयां वो क्या होती है? रेखीय, और दूसरी क्या होती है? शाखा के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? शाखा के रूप में। किस प्रकार से? देखिए, अगर आप बात करते हैं तो मैं एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ, कलम बहुलक का एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, गौर से देखिएगा। तो अपने पास में यहाँ पर क्या आएगा? ए, फिर क्या आएगा? ए, ये एकल इकाई होती है अपने पास में ए की, ये अपने पास है एकल इकाई ए है। क्या है? ए। ठीक है, तो यहाँ खंड में क्या जुड़ जाएगा? शाखा के रूप में क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पे जुड़ जाएगा बी, और ये क्या आ जाएगा? बी। तो ये क्या होती है? शाखा के रूप में होती है। दूसरी इकाई क्या होती है? शाखा के रूप में।
इसी प्रकार यहाँ से जोड़ दिया हमने, क्या जोड़ा, बी टी, और यहाँ पर भी क्या जोड़ दिया, बी। तो ये भी किसके रूप में होती है, शाखा के रूप में, या इस शाखा या इसको ब्रांच या इसको कलम कहते हैं। क्या बोलते हैं, कलम के रूप में इकाई जुड़ी होती है। कौन सी, एकलक इकाई। तो सहबहुलक को विन्यास, एकलक इकाइयों के विन्यास के आधार पर, सहबहुलक को एकलक इकाइयों के विन्यास के आधार पर कितने भागों में, 4 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले कौन सा आता है, क्रम रहित है, कि सहबहुलक में भाग लेने वाली एकलक इकाइयों का क्रम निश्चित नहीं होता है। पहले ए आ जाएगा, फिर बी, उसके बाद वापस ए शुरू हो जाएगा, कुछ लंबे समय चलेगा, फिर बी आएगा। तो कहने का मतलब एकलक इकाइयां समान नहीं होती है। एक अल्टरक्रम, अल्टरनेट सीरीज क्या होती है कि ए के बाद में बी, फिर ए, फिर बी, ए बी। तो कहने का मतलब इसको क्या बोलते हैं, एकांतरक्रम कहते हैं। इसके बाद में आता है खंडक्रम। तो खंड का मतलब टुकड़ों के रूप में जुड़ा होता है, पहले ए जुड़ा होता है, फिर बी जुड़ा होता है, फिर टुकड़ों में ए होता है, जिसको खंडक्रम कहते हैं। इसके बाद में कलम बहुलक क्या होता है कि इसमें तो एकलक इकाइयां होती है, वो एक तो क्या होती है, रेख के रूप में होती है सॉरी, इसमें होती है रेखा के रूप में, और दूसरी जो एकलक इकाई होती है ना, वो उसके साथ में किसके रूप में जुड़ी होती है, शाखा या ब्रांच के रूप में जुड़ी होती है, या इसको हम क्या बोलते हैं, कलम कहते हैं। क्या बोलते हैं, कलम। तो इस प्रकार से सहबहुलक को विन्यास के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। क्या है, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। तो देखिए बहुलकों का आणविक द्रव्यमान क्या है, तो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ये क्या कह रहा है कि बहुलक का, बहुलक के गुण, बहुलक के गुण आणविक द्रव्यमान, बहुलक के आणविक द्रव्यमान, आकार, संरचना। कहने का मतलब हम पढ़ेंगे बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। तो क्या कह रहा है कि बहुलक के जो गुण होते हैं या कैरेक्टर्स ऑफ द पॉलीमर वो किस पे निर्भर करते हैं, तो आणविक द्रव्यमान, आकार व संरचना पर बहुलक के गुण क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है। इसके बाद ये क्या कहता है कि बहुलक में भाग लेने वाली, बहुलक में भाग लेने वाली एकलक इकाइयां, एकलक इकाइयां या एकलक इकाइयों की संख्या, बहुलक में भाग लेने वाली एकलक इकाइयों की संख्या क्या कहलाती है, बहुलक की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, बहुलक की कोटि कहलाती है। भी जितने बहुलक के अंदर एकलक इकाई भाग लेती है उसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक की कोटि कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, उसको बहुलक की कोटि कहा जाता है। ठीक है। और जो बहुलक का जो अणुभार होता है, क्या होता है, बहुलक का अणुभार है। तो बहुलक का जो अणुभार होता है वो एकलक इकाइयों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, एकलक इकाइयों पर निर्भर करता है। कि जितनी ज्यादा एकलक इकाई होगी उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होता है। और प्रत्येक बहुलक का अणुभार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये तो आपको पता ही है कि जो बहुलक होते हैं वो क्या होते हैं, वृहद अणुभार वाले होते हैं। जब बहुलक के अंदर हम कह सकते हैं कि बहुलक एक वर्ध अणु होता है, तो हम कैसे कह सकते हैं, तो हम ये कहते हैं कि बहुलक में भाग लेने वाली संरचनात्मक व प्रक्रियात्मक व पुनरावर्तित इकाइयां आपस में जुड़कर एक बहुत बड़े अणु का निर्माण करती है, उसको हम बहुलक कहते हैं। तो बहुलक है उसमें भाग लेने वाली जो एकलक इकाइयां है, तो आपको पता है कि पॉलीमर का या बहुलक का जो अणुभार होता है वो सभी का क्या होता है, अलग अलग होता है। या बहुलकों का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। तो बहुलकों के आणविक द्रव्यमान को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। आणविक द्रव्यमान को 2 भागों में डिवाइड किया गया है।
इसमें क्या गया, आणविक द्रव्यमान को दो भागों में डिवाइड किया गया। कैसे, एक नंबर है संख्या, एक नंबर क्या है संख्या औसत अणुभार, क्या बोलते हैं संख्या औसत अणुभार कहते हैं, और दो नंबर क्या होता है भार औसत अणुभार होता है। क्या होता है, भार औसत अणुभार होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुलकों के आणविक द्रव्यमान को दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या होता है संख्या औसत अणुभार, इसको हम प्रेजेंट करते हैं mn बार के द्वारा, और भार औसत अणुभार को हम किससे प्रेजेंट करते हैं mw के द्वारा। क्लियर। तो कहने का मतलब बहुलकों के आणविक द्रव्यमान को दो भागों में बांटा गया, संख्या औसत अणुभार और भार औसत अणुभार। देखिए संख्या औसत अणुभार किसे कहते हैं कि किसी बहुलक में उपस्थित सभी अणुओं के आणविक द्रव्यमान को अणुओं की संख्या से विभाजित करते हैं तो प्राप्त परिणाम को संख्या को औसत अणुभार कहते हैं। क्या बोलते हैं, संख्या का औसत अणुभार। कैसे, देखिए नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, संख्या औसत अणुभार। देखिएगा कि संख्या औसत अणुभार क्या होती है, इसको हम पढ़ रहे हैं। तो अपना है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक नंबर संख्या, क्या है संख्या औसत अणुभार, क्या है संख्या औसत अणुभार, और इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं mn बार के द्वारा। तो ये क्या कह रहा है कि संख्या औसत अणुभार क्या होता है कि किसी बहुलक के आणविक द्रव्यमान में, किसी बहुलक के आणविक द्रव्यमान में अणुओं की संख्या का भाग देने पर, अणुओं की संख्या का भाग देने पर, अणुओं की संख्या का भाग देने पर जो परिणाम हमें प्राप्त होता है, जो परिणाम हमें क्या होता है प्राप्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं संख्या औसत अणुभार कहते हैं। क्या बोलते हैं, संख्या औसत अणुभार। इसने कहा कि माना किसी बहुलक में, माना किसी बहुलक में बहुलक का आणविक द्रव्यमान, बहुलक का आणविक द्रव्यमान क्या है mi और क्या है ni है। तो उसमें अणुओं के लिए अगर हम बात करें तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास में n1 अणु है, या हम ये कह सकते हैं कि ni अणु है, तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा mi हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि n1 अणुओं के लिए इसका भार क्या हो जाएगा m1, और n2 अणुओं का भार क्या हो जाएगा m2। ठीक है, तो ni अणुओं का भार क्या हो जाएगा mi हो जाएगा। क्या हो जाएगा mi। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संख्या औसत अणुभार के अंदर हम क्या कर देते हैं, अणुओं की संख्या n का क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। तो n1 अणुओं का भार क्या हो जाएगा m1, और n2 अणुओं का भार क्या हो जाएगा m2, और ni अणुओं का भार क्या हो जाएगा mi। क्या हो जाएगा mi। तो इस प्रकार अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, देखिएगा। तो अणुओं का आणविक द्रव्यमान क्या होगा और अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी। तो अणुओं का आणविक द्रव्यमान की बात करें तो अपने पास में क्या होगा, अणुओं का आणविक द्रव्यमान, अणुओं का आणविक द्रव्यमान तो क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा n1 प्लस में क्या आएगा n2 और क्या आएगा n3 और क्या आ जाएगा m3। तो कहने का मतलब इस प्रकार से अणु चलते रहेंगे तो अपने पास में क्या आएगा ni और क्या आ जाएगा mi। तो अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, अपने पास अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी n1 प्लस में n2 प्लस में क्या आएगा n3।
तो अपने पास में क्या आ जाएगा Ni, क्या आ जाएगा Ni। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अणुओं की संख्या में क्या करेंगे, भाग देनी। तो देखिए Mn बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा N1 M1 प्लस में क्या आएगा N2 M2 प्लस में क्या आएगा N3 और क्या आ जाएगा M3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा Ni Mi। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा N1 प्लस में क्या आएगा N2 प्लस में क्या आएगा N3 और यहाँ पर क्या आएगा Ni। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा Mn बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपने पास क्या आएगा समीशन Ni क्या आ जाएगा Mi अपॉन में क्या आएगा, अपने पास आएगा समीशन Ni। तो ये आ गया संख्या औसत अणु भार, ये अपने पास में क्या आ गया संख्या औसत अणु भार। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, संख्या औसत अणु भार आसानी से ज्ञात कर सकते हो। क्या कर सकते हो, संख्या औसत अणु भार आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो ये होता है अपने पास संख्या औसत अणु भार। तो कहने का मतलब, तो संख्या औसत अणु भार क्या होता है कि किसी बहुलक के आणविक द्रव्यमान में अणुओं की संख्या का भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसको हम संख्या औसत अणु भार कहते हैं। और संख्या औसत अणु भार को Mn बार के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। ये क्या कह रहा है कि माना किसी बहुलक में आणविक द्रव्यमान क्या है, भी अणुओं का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, अपने पास में होता है Mi। क्या होता है Mi, और अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी Ni। तो कैसे हुआ कि माना अपने पास में N1 अणु है तो उसका आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा M1 और N2 अणु का क्या हो जाएगा M2। तो इसी प्रकार से N3 का क्या हो जाएगा M3, तो चलता रहेगा। तो अणुओं का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा N1 M1। तो इसका हम क्या करेंगे, योग करेंगे, फिर अणुओं की संख्या का योग करके भाग देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा संख्या औसत अणु भार आ जाता है। तो संख्या औसत अणु भार है उसका यूज अणु संख्याओं के गुणधर्म में किया जाता है। संख्या औसत अणु भार का यूज किसमें होता है, अणु संख्यक गुणधर्म में होता है। इसमें होता है अणु संख्यक गुणधर्म। जैसे हम बात करते हैं प्रासरण दाब, क्या अपने पास प्रासरण दाब, इसके लिए हिमांक अवनमन और क्या होता है हिमांक अवनमन, कवथनांक उन्नयन, क्या है कवथनांक उन्नयन, चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था। इसके अलावा वाष्प दाब क्या आ जाएगा अवनमन। तो ये सब क्या होते हैं अणु संख्यक गुणधर्म है। तो वो किस पे डिपेंड करते हैं, संख्या औसत अणु भार पर डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं, औसत अणुओं की संख्या के भार पर क्या करेंगे, डिपेंड करते हैं। इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भार औसत अणु भार है। तो नेक्स्ट अपने पास में 2 नंबर क्या है, 2 नंबर है भार औसत अणु भार। देखिए दूसरा पॉइंट क्या अपना भार औसत अणु भार। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या अपना, दूसरा पॉइंट है भार अणु भार, भार अणु भार। तो भार अणु भार को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, MW से प्रेजेंट करते हैं और क्या लगाते हैं बार। तो देखिए भार अणु भार क्या होता है कि किसी बहुलक में जब आणविक द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, आणविक द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। तो उन आणविक द्रव्यमान के भिन्न भिन्न होने पर तो अणुओं की संख्या भी क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। तो ये क्या कह रहा है कि आणविक द्रव्यमान है तो किसी भी अणुओं की संख्या है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा। तो माना कोई अणु है उसका द्रव्यमान क्या होगा M1, तो अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी N1। तो वो क्या कह रहा है कि उस अणुओं के द्रव्यमान से उसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे या उसको गुणनफल से क्या करेंगे, योग करके
उसमें क्या करते हैं, भागफल जो प्राप्त होता है उसमें क्या करेंगे, अणुओं की संख्या के द्रव्यमान का क्या देंगे भाग। तो अपने पास में क्या आएगा, भार अनुभार आएगा। क्या आएगा, भार अनुभार। तो देखिए कि अपने पास में क्या है, इसने कहा कि माना किसी बहुलक में, माना किसी बहुलक में, किसी बहुलक में N1 अणुओं का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, M1। क्या हो जाएगा, M1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास में जो N1 है उसका द्रव्यमान क्या होगा, M1, और N2 का क्या हो जाएगा, M2, और N3 का क्या हो जाएगा, M3। क्या हो जाएगा, M3। क्योंकि आप जानते हैं कि भार बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि M बराबर में क्या होता है, क्या होता है, N बटे क्या होता है, W, यानी अणुओं की संख्या बटा उसका क्या होता है, भार। तो अणुभार क्या होता है, आणविक द्रव्यमान। तो कैटेगरी क्या होता है, आणविक द्रव्यमान होता है। उसमें हम क्या करेंगे, अणुओं की संख्या में बटा क्या होता है, अणुओं का भार होता है। तो ये क्या कह रहा है कि N1 अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, M1, और क्या आ जाएगी, M1। तो हमने ये कहा कि हम अपने पास में क्या है, अपने पास में है आणविक द्रव्यमान। अणुओं का क्या है, आणविक द्रव्यमान। तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा, N1 और क्या आएगा, M1, N2 और क्या होगा, M2, N3 और क्या हो जाएगा, M3। तो इक्वल क्या हो जाएगा अपने पास, लगभग अपने क्या जाता है, ये आता है Ni और क्या जाता है, Mi। ठीक है, इसके बाद ये क्या कह रहा है कि इसके अणुओं के आणविक द्रव्यमान से क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। तो अणुओं का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, M1। तो पहले अणु के लिए हमने क्या निकाला, तो N1 क्या आएगा, M1 गुणा में क्या आ जाएगा, M1, प्लस अपने पास में क्या आएगा, N2 और क्या आएगा, M2 को द्रव्यमान किससे गुणा करेंगे, M2 से, प्लस N3 को गुण किससे गुणा करेंगे, इसके आणविक द्रव्यमान M से। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो अपने पास यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, N1 M1 की स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा, N2 M2 की स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा, N3 और M3 की क्या आ जाएगी, स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वल अपन क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं M1 Ni Mi की क्या कर सकते हैं, स्क्वायर। और अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी अपने पास, अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या को हम क्या डिवाइड करेंगे, अपने पास में आ जाएगा N1 M1, प्लस में क्या आएगा, N2 क्या आएगा, M2, प्लस में क्या आएगा, N3 और क्या आएगा, M3। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ Ni और क्या आ जाएगा, Mi। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि इनका योग करके हम क्या करेंगे, अणुओं की संख्या के द्रव्यमान का क्या देंगे, भाग देंगे। तो अपने पास में क्या आएगा, अपने पास में आएगा MW बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा समीशन क्या आएगा, Ni Mi की स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, अपने पास में आएगा समीशन क्या आएगा, Ni Mi। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा अपने पास भार औसत अणुभार। क्या आ जाएगा अपने पास, भार औसत अणुभार आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास में आ गया भार औसत अणुभार। क्या आ जाएगा अपने पास, भार औसत अणुभार। तो ये था अपना, क्या था अपना, भार औसत अणुभार टॉपिक जो अपना क्या हो गया, फिनिश हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में अपना क्या है, रबर है, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।